नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। शहर के अभिनंदन क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में नल से कम प्रेशर में पानी आने से पर्याप्त मात्रा में रहवासियों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। तो वहीं खोखले साबित हो रहे नगर पालिका के दावे। शहर के कई वार्ड में जल संकट जैसे हालात के चलते वार्ड पार्षद को सुननी पड़ रही जनता की खरी बातें। मंदसौर नगर पालिका द्वारा गर्मी से पूर्व ही शहर में जल संकट जैसे हालात पैदा नहीं होने के बड़े बड़े दावे करते हुए चंबल के पानी से प्यास बुझाने की बात कही थी, तो वहीं शहर के कालाभारा डैम सहित शहर के कुआं व हैंडपंप पर भी भरोसा जताया था। किंतु पिछले कई दिनों से अलग अलग वार्ड से पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने की लगातार शिकायतें सामने आ रही है। ताजा मामला शहर के अभिनंदन नगर के वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या को लेकर आज वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पीने के पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करने को कहा है। तो वहीं मौके पर पहुंचे जलकल कर्मचारी ने कम प्रेशर में पानी आने का कारण नलों में सीधे पानी की मोटर लगाकर अवैध तरीके से पानी खींचना बताया है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इस तरह से सीधे नल में मोटर लगाकर पानी लेना नियम विरुद्ध है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल यह गलत है। जब सवाल हुआ कि क्या आपने अब तक कार्रवाई की, तो जवाब मिला अब करेंगे। जाने की कार्रवाई करने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें कि शहर में अमृत योजना के तहत चंबल से पानी मंदसौर के रामघाट पर लाया जा रहा है, किंतु वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं आने से आने वाले समय में शहर के कई वार्ड में जल संकट के हालात पैदा हो सकते हैं। पूर्व में भी शहर के कई वार्ड में नल से गंदा पानी व कम प्रेशर में पानी आने की समस्या सामने आ चुकी है। अगर समय पर जिम्मेदार ध्यान नहीं देंगे तो शहर में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। विद्या विद्या जी बताएं क्या परेशानी आ रही पानी को लेकर? पानी या नल बहुत कम चलते हैं, हमें बार बार अंदर ले जाना पड़ती है, बाल्टी तोप के हाथ दुखने लग जाते हैं। आज थोड़े पार्षद भी आए तो नल तेज हो गए हैं। ऐसे ही रोज चलना चाहिए नल। कौन सा वार्ड है? कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 4 है। 4 नंबर। हाँ, ये रोज की समस्या? रोज की समस्या है। वार्ड में जल समस्या थी, आपने पार्षद को अवगत करवाया है क्या? जी, आज से 3 महीने से पहले करवा रहे हैं हम अखबार। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। पानी का प्रेशर आता नहीं है। टाइम कीपर को जो बता रहे हैं, कई बार अधिकारी भी देख के गए, लेकिन वो हमेशा वाल का हवाला देते हुए बोलते हैं कि वाल चेंज करेंगे। वाल अभी तक आ नहीं रहा है। क्या समस्या है, हम पार्षद जी को अवगत करा रहे हैं। उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इसका समाधान करेंगे। पानी की सर बहुत समस्या है, यहाँ पे आते ही नहीं, नल ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी, और एकदम तुरतुर आते हैं। और यहाँ नहीं आ रहे, वहाँ गंदा आ रहा है, तो हम क्या करें सर? हमारे तो पीने का पानी नहीं हो रहा है। लोगों के कुएं वगैरह तो है नहीं, तो वापरेंगे वो पानी तो कम से कम पूरा मिलना चाहिए सबको। कौन सा वार्ड है? 4 नंबर वार्ड है। क्या शिकायत वगैरह आपने करी? पहले शिकायत बहुत करी पर सुनते ही नहीं है कोई, तो अब क्या करे शिकायत करके। कितने दिन में नल आ रहा? तीसरे दिन आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। मैं नजमा हूँ। आप बताओ क्या समस्या आ रही? पानी की समस्या बहुत है। पानी आना चाहिए, हर तीसरे दिन आता है। 1-2 बाल्टी भराती है और नल बंद हो जाता है, फिर आता ही नहीं क्या है। कारण है, क्यों नहीं आ रहा पानी? ये अब आप देखो, जानो, ये तो उनको बोलना पड़ेगा पार्षद जी को क्या समस्या है हमारी गली की, कि पानी बिल्कुल नहीं। आज पार्षद जी आए हैं क्या? देखो, पार्षद जी बोल तो रहे हैं कि गली में आज कुछ करूँगा मैं, नल दूंगा मैं, तो देखो इनके ऊपर उम्मीद है। धर्मेश राव। उन्होंने बताया पानी की समस्या है यहाँ पे, आपको बुलाया है, कम प्रेशर आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। सर इसमें क्या है कि अधिकतर लोग मोटर लगा रहे हैं, मोटर लगाने की वजह से पानी के प्रेशर में कमी आ रही है। तो कई दिनों से समस्या आ रही है, उसको लेके क्या अभी तक कोई कार्रवाई? अगर मोटर लगा रहा है तो करना चाहिए। यही नहीं आ रहा, बाकी सब खाली इस गली में ही समस्या है। मोटर लगाने की वजह से पानी में दिक्कत आ रही है। मोटर लगाना अलाउ है क्या? नहीं, मोटर लगाना तो अलाउ नहीं है। अब उसके लिए हम ये करेंगे, रोज़ सवेरे घूम के मोटर पकड़ के। अभी तक जब तो करी मोटर है? नहीं, अभी तक तो नहीं करी ऐसी कोई समस्या। हाँ, गैस कल से चालू कर देते हैं। वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या को लेकर आए थे, आपके सामने कुछ वार्डवासियों ने नाराजगी भी जताई है, पानी नहीं आ रहा है, क्या कहना? वार्डवासियों ने मेरे को फ़ोन लगाया कि पानी नहीं आ रहा है, तो मौके पे आया था। यहाँ क्या है, इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 4 और 5, इसमें क्या है, प्रेशर आता नहीं है पानी का। लास्ट में जब रोड बनी, शायद कहीं पाइपलाइन दब गई है, इसकी कुछ कारण से पानी पहुँच नहीं पा रहा बराबर। तो यहाँ क्या सब इकट्ठे हो रहे थे, काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। अब टाइम कीपर को हमने बता दिया था कि भैया पानी नहीं आ रहा है। टाइम कीपर का कहना था कि हम वाल चेंज कर देंगे, वाल लीकेज होगा, शायद वाल लीकेज है। और कुछ क्या है कि यहाँ के लोग पानी डोलते ज़्यादा हैं आगे के, इसकी वजह से प्रेशर नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि कितने यहाँ आसपास से जो फर्जी नल चल रहे हैं उनको कटाने की कार्रवाई करवाएंगे, ताकि उससे सबको पानी मिल सके। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरोखेड़ा में आने वाले खेत पर बने बाड़े में बीती रात भीषण आग लग गई। आगजनी की घटना में 4 गायों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं 2 गाय गंभीर रूप से घायल हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार बरूखेड़ा के समीप होटल ग्रीन के पीछे स्थित जसवंत पिता नाथूलाल और मदन पिता नाथूलाल बलाई ने अपने खेत पर बाड़ा बना रखा था, जिसमें गायों को पालने के साथ ही सुखला भी भर रखा था। गुरुवार शुक्रवार की रात में झाड़ियों में आग लगती हुई बाड़े में जा पहुंची, जिसके चलते सुखला जलने के साथ ही 4 गायों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। वहीं 2 गाय भी जलकर घायल हुई है। सूचना मिलते ही देर रात खेत मालिक और ग्रामवासी खेत पर पहुंचे और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद मौके पर 3 फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं शुक्रवार को सुबह पटवारी और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। पटवारी ने मुआवजे को लेकर पंचनामा बनाया, तो वहीं पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं खेत मालिक जसवंत मालवीय का कहना है कि उनके पड़ोसियों से रास्ते का विवाद भी चल रहा है और उन्होंने पड़ोसियों पर जानबूझकर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने की आशंका व्यक्त की है। यशवंत दोनों भाई के कुएं पे छपरा बना रखा था, सूखला पड़ा था और उसमें 4 गायें बंधी हुई थी और 2 गायें बाहर थी, वो भी घायल हो गई और 4 गायें जल गई। ये बहुत दुखद घटना हुई। इस घटना के पटवारी साहब भी मौके पे आए और डॉक्टर साहब भी आए और ये पंचनामा बनाया और गरीब परिवार है, इनको सहायता मिलना वाजिब है। आग लगने का अज्ञात कारण है। कितना क्या नुकसान हुआ इनका? क्या नुकसान? 4 गायें जल गई और 2 घायल है। सूखला हुआ 10 मांगीलाल माली, सरपंच ग्राम पंचायत बरूखेड़ा। जो कौन से गांव में आग लगी है, कहाँ लगी है ये बाड़े में? मेरा नाम जसवंत मालवीय है, गांव बरूखेड़ा। हमारे यहाँ खेत पे आग लगी है, जिसमें हड्डे में आग लगा दी इन्होंने, तो हड्डा भी जल गया, सुखला जल गया। उसमें 4 गाय की डेथ हो गई है, 2 घायल है। किस पे आशंका है? क्या परलई वगैरह जलाई थी कि किसी ने लगाई है कि क्या जानबूझ के क्या है? ये तो लगाने वाला कौन है? आस पड़ोस वाले, और दूसरा तो कोई आएगा नहीं लगाने के लिए। आशंका तो आप किसका नाम ले सकते हैं? हम मौके पर हम होते तो देख के बता देते कि इन्होंने लगाई है। रात की कितने बजे? रात की ये घटना करीबन 10:30 बजे से आग लगी थी, हमें 11:30 बजे पता चला। आपको कैसे पता चला? किसने? गाँव वालों में सब में चिल्ला चोट हुई कि खेत पे आग लग रही है। उस सूचना पर हम तुरंत खेत पे पहुंचे। फायर ब्रिगेड आई थी कि क्या रहा? फायर 100 नंबर पे फ़ोन भी लगाया हमने और फायर ब्रिगेड भी लगाया था। 15-20 मिनट बाद फायर ब्रिगेडर आ चुकी थी। प्रशासनिक अधिकारियों में तहसीलदार वगैरह, पटवारी वगैरह कोई आया अभी तक कि क्या? हमने उनको सूचना दे दी है, अभी आने वाले हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए या इसका कुछ कार्रवाई हो। हमारे कितना नुकसान हुआ है, क्यों, किस कारण से हुआ है। इसमें आपको सूखला वगैरह कितना चला है? ये सूखला कम से कम 4-5 ट्राली के लगभग है। आपका नाम? जसवंत मालवी। शायद पहला मामला होगा जब मंदसौर के मोहनी मच मार्ग स्थित जिला पशु चिकित्सालय में गजानन महाराज का इलाज करवाने के लिए कोई आया। उज्जैन से सांवलिया कार्यक्रम के लिए गए 14 साधु संत अपने साथी यानी कि हाथी के आंखों का चेकअप करवाने पशु चिकित्सालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांवरिया जी एक कार्यक्रम में गए थे और 14 साधु संत मंदसौर लौटे, जहां रास्ते में पशु चिकित्सालय में गजानन महाराज की आंखों का चेकअप कराया, क्योंकि गजानन महाराज की आंखों में से आंसू आ रहे थे और उनकी आंखों पर गठान हुई थी, जिसको लेकर 14 साधु संतों ने आंखों का चेकअप कराया गया। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर RS गुर्जर ने बताया कि गजानन महाराज की आंखों का चेकअप किया गया है, क्योंकि गजानन महाराज की आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसका चेकअप किया है, जिसके लिए एक ड्रॉप लिखी, जो कि सुबह शाम गजानन महाराज की आंखों पर डालेंगे, जिससे ठीक हो जाएंगे। गजानन महाराज को लेकर आए साधु सीताराम गिरी ने बताया कि गजानन महाराज का आंखों का चेकअप कराने के लिए आए थे। हम लोग उज्जैन से सांवरिया सेठ कार्यक्रम में गए थे और हमेशा हम लोग यात्रा ही करते हैं। हम 14 साधु संत हैं जो एक साथ मिलकर गजानन महाराज के साथ पूरे भारत में यात्रा करते हैं। गजानन महाराज को लेकर आए थे? हाँ, गजानन महाराज नहीं, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ दगाल वगैरह लगी थी उनको, इसीलिए चेकअप करवाने आए थे। किसका चेकअप कराने? गजानन जी का। हाँ, हाँ। कब से है आपके साथ में? ये तो 30-40 साल से, 40 साल हो गए। हाँ। आश्रम का हाथी अटल अखाड़े का। इधर थोड़ा कार्यक्रम में गए थे सावरा जी, अभी लौटते उज्जैन वापस जा रहे। कितने आपके साथ संत महाराज? 14 संत है। हाँ, ड्राइवर हाथी चलाने वाले। उज्जैन से सावरा जी की यात्रा है। किस बात को लेकर यात्रा की? यात्रा तो पूरा भारत भर में चलता है, कुछ कार्यक्रमों में चलते हैं, पूरी यात्रा चलती है। क्या नाम आपका? सीताराम जी गिरी। धन्यवाद। हॉस्पिटल है और यहाँ पर किसका चेकअप कराने आए थे साधु महाराज? ये जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है और गजानन महाराज ये उज्जैन से लोग आए हुए हैं गजानन जी को लेके, और इसकी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका चेकअप कर लिया और मैं दवाई लिख रहा हूँ उनकी। ये है क्या क्या चेकअप किया आपने? आँख का चेकअप कर लिया मैंने। उसमें आँख में उसका जख्म है, किसी प्रकार से कुछ लग गई होगी,
उसकी मेडिसिन। तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? ट्रीटमेंट में ड्रॉप लिख रहा हूँ एक, वो ड्रॉप डालेंगे सुबह शाम, उससे ठीक हो जाएगा। क्या नाम आपका? डॉक्टर RS गुर्जर। थैंक यू। ओके। आधे अधूरे निर्माण कार्य होने के बाद ही शुरू कर दिया संजीत रोड ओवरब्रिज से आवागमन, जिससे रोजाना ही हो रही छोटी छोटी दुर्घटना। ओवरब्रिज पर अभी बहुत काम होना बाकी है, तो वहीं लाइट भी नहीं होने से रात में ज्यादा भय दुर्घटना होने का रहता है। मंदसौर शहर में कई विकास के कार्य चल रहे हैं, तो कई कार्य पूर्णता की ओर हैं, जिसमें से एक संजीत रोड स्थित रेलवे फाटक को बंद कर बनाया गया ओवरब्रिज है, जो पहले ही कभी लेट बना है। तो वहीं आधा अधूरा निर्माण कार्य होने के बाद भी ओवरब्रिज से आवागमन शुरू कर दिया है, जिससे छोटी छोटी दुर्घटना हो रही है, जिससे वाहन चालक चोटिल भी हो रहे हैं। तो वहीं ओवरब्रिज पर अब भी कई निर्माण कार्य के साथ साथ लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे रात के समय में छोटे वाहन चालकों को दुर्घटना होने का भय रहता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पूर्व ही संजीत रोड ओवरब्रिज का आवागमन शुरू कर दिया गया था, जबकि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आधा अधूरा ही था। तो वहीं अभी वर्तमान में ठेकेदार को भुगतान नहीं होने के कारण यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे ओवरब्रिज से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा विकास कार्य को भूमि पूजन कार्य तो शुरू करवा दिया जाता है, किंतु बाद में जब ठेकेदार को भुगतान की बारी आती है तो बजट नहीं होने का हवाला दे दिया जाता है, जिससे मजबूरी में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को रोकना पड़ता है। किंतु इन सब की गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जो है अंधकार छाया हुआ है, लाइटें अभी तक लगी नहीं है, इसको लेकर क्या? लाइटों के लिए हमने ओवरब्रिज वाले ठेकेदार से चर्चा करी है, लाइट चालू करने की बोल रहा है, बाकी उसका कोई कारणवश पेमेंट रुका हुआ है, इसकी वजह से काम रोक रखा है उसने। अभी रोड साइडों की सर्विस रोड और नाले का काम भी रुका हुआ है, उसको पेमेंट हो नहीं पा रहा शायद। कल मेरी बात हुई थी अनिल अग्रवाल से, जो ठेकेदार है ओवरब्रिज का, उससे चर्चा हुई थी मेरी, तो उसका कहना था भैया वो जल्दी काम चालू करवा देंगे और लाइटों की व्यवस्था भी हो जाएगी आपकी। अंधेरे की वजह से कहीं दुर्घटनाओं का भय रहता है। हाँ, उसके लिए करा है, नगर पालिका से चर्चा भी करी है, हो सकता है तो 1-2 लाइटें नगर पालिका की तरफ 2-4 लाइटें लगवाने की कोशिश करते हैं। आग छोटी हो या बड़ी, आग आग ही होती है। आज बात उस वक्त सही साबित हुई जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने विद्युत डीपी के पास ही कचरे में आग लगा दी। फिर क्या आग से विद्युत डीपी के वायर भी जलने लगे, जिससे कई जगह की लाइट बंद हो गई। मंदसौर शहर के सेंट थॉमस स्कूल के बाहर लगी विद्युत डीपी के समीप किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कचरे में आग लगा दी गई, जिस वजह से आग की चपेट में आने से डीपी के विद्युत वायर भी जलने लगे, जिसकी सूचना तुरंत विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद डीपी से जुड़े क्षेत्र की लाइट बंद कर दी गई। ये तो गनीमत रही कि कचरे में लगाई आग से विद्युत डीपी में आग का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाया, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। कुछ लोगों की नादानी के चलते आज बड़ी आगजनी की घटना होते होते बची। आपको बता दें कि समीप ही सेंट थॉमस स्कूल भी संचालित होता है। गनीमत ये रही कि समय रहते छोटी सी आग को वहीं रोक दिया गया, किंतु कई बार आमजन इस तरह की छोटी छोटी घटना को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे छोटी घटना भी कब बड़ा रूप ले लेती है किसी को भी पता नहीं चलता। क्या देखा है आप लोगों ने? मैंने आग लगा हुआ देखा, अभी लाइट सही करने के लिए आया था। हाँ, तो क्या बड़ी घटना हो सकती है डीपी की आग? बिल्कुल हो सकती है ना साहब। क्या जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल कायदा से देना चाहिए। बलराम, क्या कर यहाँ से आप निकल रहे थे, क्या देखा आपने? निकल नहीं रहे थे, मैं स्पेशल लाइट के लिए घर से आया हूँ, मेरे घर पे प्रोग्राम चल रहा है अभी। हाँ। इसके लिए पानी की मोटर बंद हो गई चल। हाँ। और वहाँ मेहमान सब बैठे हुए हैं मेरे। कैसे फिर कैसे लाइट बंद हो गई, क्या मालूम चला? अभी मोटर चले तो बंद हो गई वो, और उसके लिए देखने के लिए आया मैं। हाँ, तो क्या दिखा यहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल आग लगी हुई नीचे, डिब्बे के नीचे आग लगी हुई है अभी तो। क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल बेकायदा। क्या नाम आपका? बलराम पवार। मनासा नगर के कारगिल चौराहे पर शुक्रवार की सुबह 11 बजे संस्था BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा सकोरा विद सेल्फी अभियान चलाया गया, जिसके तहत संस्था द्वारा हरी झंडी दिखाकर लोगों को सकोरे वितरित किए, साथ ही बेजुबान पशु पक्षियों के लिए हर समय पानी की व्यवस्था करने को कहा। संस्था द्वारा कारगिल चौराहे से लेकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सब्जी मंडी तक करीब 2100 सकोरे वितरित किए व लोगों को जागरूक किया। इस दौरान संस्था के सभी वरिष्ठजन एवं सभी सदस्य मौजूद रहे। क्या किया गया है यहाँ पर? जैन साथियों, आज मनासा नगर में BR फाउंडेशन द्वारा 2100 सकोरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सेल्फी विद सकोरा सीजन 5 के तहत हम पूरे रामपुरा मनासा नगर में 2100 सकोरे लगाएंगे और आम जन से हमारी अपील है कि हर कोई ये अपने खेत खलिहान और दुकानों पर सकोरे लगाएं और उसमें पानी डालें और साथ में दाने रखें। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? संजय अहलवाल। आज हमने जो BR फाउंडेशन की जो तरफ से जो अभियान किया है सकोरा अभियान, ये हमने हर ज़िले हर तहसील जैसे कि रामपुरा, मनासा, मल्हारगढ़, मंदसौर, जन्नौद, मेरे खुद के गांव में गमेसर सब दूर हमने सकोरा लगाए हैं और लोगों को यही
मतलब लगाने के लिए बोला है कि आप अपने घर, छत, खेत खलियान सभी जगह पे सकोरा लगाएं 2 मिनट निकाल। थैंक यू। आज का कितने सकोरे लगाने का लक्ष्य रखा है? मतलब हम की जान बचाना हो इस बाटे हैं। ये अभियान आज के लिए कि आगे भी चलता रहेगा? नहीं 5 जून तक चलेगा। हाँ 5 जून तक चलेगा। जी जी। वाहन में प्याज के कट्टों के नीचे छिपाकर मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गरुड़ पुलिस ने पंजाब के 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 36 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। गरुड़ थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने बताया कि बोलिया रोड रेलवे फाटक पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से आती हुई पिकअप वाहन क्रमांक PB04 AF 8480 आती हुई दिखी, जिसे शंका के आधार पर रोककर सिकंदर और रिम्पल दोनों निवासी पंजाब को पकड़ा और पिकअप वाहन की तलाशी ली। वाहन से प्याज के कट्टों के नीचे 2 कट्टों में रखा 36 किलो डोडा चूरा जब्त किया। वहीं आरोपी ने शामगढ़ के पास गांव से मादक पदार्थ लाना बताया। डोडा चूरा पकड़ा है सर, क्या मामला था? कल वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन को रोकवाया, पिकअप वाहन जो पंजाब पासिंग लग रहा था, जिसके द्वारा अपनी गाड़ी नहीं रोकते हुए काफ़ी स्पीड से अपनी गाड़ी भाग ले गया। जो वाहन चेकिंग में लगे ASI योगी और उनकी टीम द्वारा गाड़ी को रोककर चेक किया गया, जिसमें 82 कट्टे जो थे प्याज के थे उनको हटाकर देखा गया तो उसमें 2 कट्टे छोटे छोटे, जिसमें लगभग 36 kg डोडा चूरा था, पाया गया। जो 2 आरोपी थे उसमें दोनों आरोपी पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं, एक रिम्पल सिंह एक सिकंदर, दोनों साले बहने हुए हैं आपस में। दोनों का से उस डोडा चूरे के संबंध का कागजात मांगेंगे जो ना होना बताए। दोनों आरोपियों को गिरफ्त धारा 8/15 NDPS के तहत पाए जाने से दोनों आरोपियों को थाने लेकर आए। माल को जमा किया गया और दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और जो जहाँ शामगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव है वहाँ से लाना बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति की तलाश में ही पुलिस है और शीघ्र उसको गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल कहाँ का था? घटना स्थल ये रेलवे फाटक बालाजी मंदिर के पास पावटी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी में शुमार नीमच कृषि उपज मंडी औषधि और मसाला फसलों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी ख्यात है। यहाँ से औषधि और मसाला उपज देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ देश भर के अलग अलग राज्यों से किसान भी अपनी उपज बेचने आते हैं। लहसुन के मामले में भी नीमच कृषि उपज मंडी में मानी हुई मंडी में शुमार है। इन दिनों नीमच कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से बड़ी मात्रा में बिकने आ रहे हैं। रोजाना मंडी में सैकड़ों क्विंटल हिमाचल प्रदेश से ऊंची किस्म की लहसुन बिकने आ रही है, जो इन दिनों सुर्खियों में बनी है। हिमाचल से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी सबसे नज़दीकी और बड़ी मंडी पड़ती है, फिर भी किसान दिल्ली की मंडी को छोड़कर नीमच लहसुन बेचने आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह नीमच मंडी में अच्छी व्यवस्था, अच्छे दाम, तुरंत भुगतान, समय और पैसों की बचत को माना जा रहा है। गत 2-3 साल से हिमाचल की लहसुन यहाँ आ रही है। इसका मुख्य कारण एक तो करंट पेमेंट, सेकंड ये है कि यहाँ पे क्वालिटी, हर क्वालिटी का लेवल उपलब्ध रहता है, चाहे वो छोटा माल हो, बड़ा माल हो, उससे बड़ा माल हो। हर वेराइटी का जो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो व्यापार करने वाले हैं सभी लोग यहाँ पे आकर व्यापार करते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, वहाँ के व्यापारी यहाँ आते हैं। और यही कारण एक मेन है कि यहाँ पे हर तरह का माल एट ए टाइम बिक जाता है और उसी दिन बिक जाता है। जबकि कुछ मंडियों में एक जिन्सवार माल बिकता है कि जैसे मेरे को बड़ा माल चाहिए, छोटा माल चाहिए, जबकि यहाँ पे जो डिस्पैच करते हैं यहाँ के व्यापारी खरीद के, वो अन्य मंडियों में, पूरे भारत की जो जितनी मंडियाँ हैं उनमें अपनी माल भेजते हैं। इस कारण से भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ पे माल अधिक आता है। यहाँ का जो माल है कहाँ जाता है नीमच से? यहाँ का ये जो हिमाचल का माल है मोस्टली महाराष्ट्र में जाता है। कश्यप, मैं सोलन से हूँ बेसिकली। यहाँ आप लहसुन लेके आ रहे हैं? हाँ जी, कितना किलोमीटर पड़ता है? क्या ये 1200-1300 किलोमीटर पड़ जाता है जी, वहाँ से लोकल वगैरह निकाल के इधर कर। तो यहाँ पे दाम अच्छे मिल रहे हैं जी, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ लोकल मंडी में आपको जो APMC को भी फ़ायदा हो रहा है इससे, यहाँ आने में हमारे से। तो यहाँ पे पेमेंट जल्दी मिल जाती है, सेम डे माल बिक जाता है। दिल्ली वगैरह जाते हैं लेके तो वहाँ 1-2 दिन गाड़ियाँ रुक जाती है, अनलोडिंग नहीं होती इतने टाइम से। आपकी जो लहसुन अच्छी क्वालिटी की दिख रही है, क्या खासियत है इसमें? खासियत इसमें ऐसा सर, इसमें जैविक है ये, इसमें मतलब ज़्यादातर खाद यूज़ नहीं करते हम लोग, इसीलिए इसकी पैदावार अच्छी भी होती है। फिर वहाँ मिट्टी, ज़मीन जो है वो अच्छी क्वालिटी की ज़मीन है। आपके नज़दीक दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पड़ती है, तो वहाँ के वजह आप यहाँ रोक कर रहे हैं? तो ये इसीलिए सर यहाँ रोक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पेमेंट जल्दी हो जाती है, गाड़ी सेम डे खाली हो जाती है। नहीं तो जैसे गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी वाला भी बोलता है भाई आज खाली नहीं हुआ, दिहाड़ी दो। दिल्ली में जाते हैं तो कई बार चोरी चकारी भी हो जाती है, दिल्ली में तो कट जाती है, तिरपालें वगैरह कट जाती हैं, गाड़ी वाले भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, फिर उनका भाड़ा भी कट जाता है। इससे बढ़िया यहाँ आओ, माल उतारो, जिम्मेदार लोग यहाँ सारे बैठे रहते हैं तो निगरानी अच्छी रहती है।
नीमच मंडी तो अपने आप में एक फेमस मंडी है, लहसुन के मामले में हो, चाहे वो किसी और दूसरी चीज़ों के मामले हो, चाहे पॉपी शीट के मामले हो। लहसुन नीमच में बहुत ऊंचा बिक रहा है। उसका मूल कारण एक तो कंपटीशन बहुत है, यहाँ के व्यापारी बहुत मर्द हैं। सारे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में माल लेके भर के भेज देते हैं, चाहे भले वो पैसे डूब जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर रिस्क लेता है। रहा सवाल, पहले ऊटी की लहसुन आती थी जो मोटी कुली होती थी, अब हिमाचल के लोगों ने भी बोया, तो पहाड़ी इलाकों में जो कुली लहसुन पैदा होती है उसकी साइज़ बहुत मोटी, ऐसी बड़ा लड्डू टाइप माल आता है वो। अब ये माल क्या है, दिखता है वो बिकता है वाला मामला आजकल हिंदुस्तान में जगह जगह मेट्रो सिटियों में मॉल बने हुए हैं, मॉल के अंदर बिकता है। सबसे ज़्यादा ये जो भी लहसुन आ रही 26,000 27,000 बिकी हिमाचल की, ये महाराष्ट्र जा रही है। महाराष्ट्र में क्या है, जैसे आप बॉम्बे में है कहीं भी मॉल के अंदर, बड़े बड़े पैसे वालों के ड्राइवर जाएंगे, नौकर चाकर जाएंगे, खरीद के लाएंगे, उनको चीज़ चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो और नीमच में क्वालिटी का पैसा पूरा आता है। यहाँ पे अगर 10,000 की लहसुन है तो 30,000 भी लहसुन बिक रही है। उसका मूल कारण यही कि सबके अलग अलग रेंज है। और लहसुन अपने आप में एक दवा है, सबसे बड़ी रामबाण दवा है। इस लहसुन को तो खाते हैं और अब दिन पे दिन इसकी खपत बढ़ने से इसकी कीमत अब हाई लेवल पे आई गई है। अब ये वो ज़माने भूल जाओ कि 5 रुपये लहसुन बिकेगी कि 7 रुपये लहसुन बिकेगी, अब वो दिन गए, क्योंकि अब क्या होता है इसकी खपत बढ़ती जा रही है। जो लोग लहसुन नहीं खाते थे वो भी खाने लग गए। सर रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर सबसे पहली बात नगद भुगतान होता है, तो वहाँ के लोगों को सबसे अच्छी ये चीज़ है कि उनको सेम डे पेमेंट हो जाता है, इसके लिए वो भी खुश है। और दूसरी बात ये, अगर वो साउथ भेजते हैं तो उनको लगता है 4 से 5 दिन, यहाँ एक ही दिन के अंदर उनका माल यहाँ आ जाता है। सेम डे माल बिक के उनको 1 से 2 दिन के अंदर ही, सेम डे के अंदर ही उनको पेमेंट मिल जाता है। तो जो वो आगे माल बेच के 5 से 6 दिन में एक बार चक्कर चलाते थे माल बेचने का, पेमेंट आने का, वो उनका उसी दौरान में 2 से 3 बार चक्कर हो जाता है। वही उसी पेमेंट में, उसी पूंजी में वो 2 से 3 बार वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये पिछले 2 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, पिछले साल इसमें अच्छा क्रेज़ था, इस साल और ज़्यादा क्रेज़ है। आने वाले 2 साल में मेरा ये अनुमान है कि ये मतलब एमपी में हिमाचल का इतना लहसुन आएगा और ये नीमच की मंडी इतनी मशहूर हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले हम भैया और हम ही माल लाए थे यहाँ पर, माल बेचने के लिए हम वहाँ से खरीदते हैं और यहाँ लाते हैं। हमने 2 साल पहले भी हमने शुरुआत करी थी, पिछले साल भी हमने शुरुआत करी, इस साल भी हमने शुरुआत करी है। और अब हम दोनों को देख के और भी लोग हैं हिमाचल के, वो भी ला रहे हैं। और आने टाइम में भाव यहाँ का इतना बढ़िया है कि जो वो लोग आगे बेचते हैं उससे बढ़िया भाव उनको यहाँ मिल रहा है। यहाँ ऊटी की जो लहसुन है उसकी खासियत ये है कि उसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो जो हमारी देसी लहसुन है उससे ज़्यादा है। दूसरा उसका जो साइज़ है वो भी अलग है। इस वजह से वो जो सामान्य लहसुन है उससे वो अपने आप को अलग करती है, इसलिए उसके जो रेट हैं 45,000 से 50,000 कुंटल तक भी जाते हैं, जबकि सामान्य लहसुन के रेट 15 से 20,000 जाते हैं। इसका रेट जस्ट डबल से भी ऊपर जाता है। दूसरी जो हमारी मंडी नीमच की विपणन व्यवस्था है ये विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर सभी किसानों को नीमच मंडी की विपणन व्यवस्था पर भरोसा है। इसलिए ये जो हिमाचल की, झालावाड़ की एवं अन्य प्रदेशों से लहसुन आ रही है, इसी तरह केरल से भी बहुत सारी औषधि उपज हमारे यहाँ बिकने आ रही हैं। तो ये हमारे यहाँ की विपणन व्यवस्था का कमाल है और ये अपने आप में एक अजूबा है। केंद्र सरकार ने भी इन सभी चीज़ों के सत्यापन के लिए 5 सदस्यीय दल भेजा था, जिसने लगभग 5 दिन नीमच मंडी में रुककर एक एक जिन्स की विपणन व्यवस्था को बारीकी से चेक किया और उसका उनके द्वारा वीडियो वगैरह शूट करके, फिल्म शूट करके ले जाई गई है, जिसको पीएमओ में सबमिट की जाएगी और फिर उसको केंद्र सरकार के द्वारा आईएसओ विभाग एवं आयुष विभाग को भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए